साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आने के और इस कार्यक्रम को। भाई छोड़ दीजिए भाई, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका, यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आकर इस कार्यक्रम को इतना भव्य, इतना खूबसूरत बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज पूरा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का परिवार यहाँ पर मौजूद है। इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपनी मौजूदगी से एक और मजबूती देने वाले हमारे भाई, हमारे साथी, मैं सोनू भाई का स्वागत करता हूँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में। तो वही पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इनके आने से यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को नई मजबूती मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। साथियों, आज यहाँ आजादी के 75 साल के बाद आज जहाँ भारत के दूसरे प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई गाथाएं लिख रहे हैं, तो वही हमारा प्रदेश है जो आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी हमारे ही प्रदेश के लोग मजबूर हैं पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। ये गंभीर विषय है, हम लोगों को इसकी गंभीरता को समझना जरूरी है कि भैया क्या कारण है कि जहां दूसरे प्रदेश एक के बाद एक विकास की राह पर आगे बढ़ते गए, तो वही हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी बाहर आता है शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? अभी कोई बंबई का लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं मौजूद है। इनको मैं देखता हूँ दिल्ली में दिनों दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं एम्स के सामने डॉक्टर से मिलने के लिए। भैया क्यों ये व्यवस्था हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिल सकती? कारण क्या है? क्यों जब दूसरे प्रदेश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ते रहे, तो कारण क्या है कि हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाया? अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। सबसे ज्यादा IAS IPS अफसर हमारा प्रदेश देता है। जब शिक्षा के महत्व को कोई नहीं जानता था, उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फख्र करते थे। सबसे ज्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारे प्रदेश की होती थी। लोकतंत्र की जननी हमारा प्रदेश था। पर आज हमारे प्रदेश को इस बदहाल परिस्थिति में ला दिया है कि लोग हमारे प्रदेश का नाम सुनकर प्रदेश को ही भावना से देखने लगे। दूसरे प्रदेशों में जब हमारे बिहार के बच्चे जाते हैं, तो वो वहां जाकर बताने से डरते हैं, कतराते हैं ये बताने से कि हम बिहारी हैं। क्यों बोलो? बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, देखा मैंने किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में हम बिहारियों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, डंडे बरसाए जाते हैं, ए बिहारी बोलकर घूसे लाख मारे जाते हैं। और इतना होने पर भी हमारी राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खामोश है। एक शब्द उनकी जुबान से नहीं निकलता जो दूसरे प्रदेशों में बैठे हमारे बिहारी साथियों को यकीन दिलाए कि उनकी सरकार उनके साथ है। पर क्यों
क्यों ये परिस्थिति बनी, क्यों ऐसी व्यवस्था आई कि बिहार आज इतनी बदहाल परिस्थिति में पहुंचा? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास से ज्यादा हम बिहारियों को बांटने पर ध्यान दिया। जैसे अंग्रेज रणनीति बनाते थे, डिवाइड एंड रूल की, बांटो और शासन करो की रणनीति जो अंग्रेज बनाते थे, वही रणनीति का उपयोग हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते। हम लोग को जाति के नाम पर, हम लोग को धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। प्रदेश के मुखिया होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे प्रदेश को एक साथ लेकर चलते। प्रदेश के मुखिया की क्या, एक परिवार के भी मुखिया की यही जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखें। कभी महिला, कभी पुरुष, कभी कोयरी, कभी कुर्मी, कभी लाभ, कभी कुछ, सिर्फ जाति, सिर्फ धर्म, और ये भागते गए और ये बांटते गए और हम लोग बढ़ते गए। पर बदले में हमें क्या मिला? आज भी बिहार वही बदहाल परिस्थिति में खड़ा है। आज भी बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, घर परिवार को छोड़कर। कौन जाना चाहता है भैया? मैं कभी नहीं जाना चाहता अपने परिवार को छोड़कर, पर जाना पड़ता है। लोग जाते हैं बिहार से, क्यों? क्योंकि बिहार में ये व्यवस्था है। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि मुख्यमंत्री जी बताइए आपकी उपलब्धियां क्या है, बताइए पिछले 17 साल और अब तो लगभग 2 दशक होने को आया, 2 दशक से आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी। इन 2 दशकों में 10 तो क्या, 5 तो क्या, तो एक उपलब्धि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दे तो ये जो हारने के लिए मैं तैयार। एक उपलब्धि बता दो। नए कारखाने लगाना तो दूर, मौजूदा कारखानों को इन्होंने बंद करने का काम किया। बगल में जो एक यहाँ पर कारखाना था उसको बंद करने का काम किया। यहाँ पर जो पहाड़ था उसको बंद करवाने का काम इन्होंने किया कि हम झूठ बोल रहे हैं? जितने कारखाने, जितनी मिलें थी, उनको बंद करवाने का काम इन्होंने किया। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई रोजगार के नाम पर आप क्या देंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। क्यों? क्योंकि बिहार का भूगोल ऐसा है, इसीलिए बिहार में उद्योग नहीं खुल सकता। मुख्यमंत्री जी, खोट बिहार के भूगोल में नहीं, खोट आपकी नीयत में है, जिसकी वजह से आपकी नीयत में खोट है। आपकी पासवान आपसे सवाल पूछता है, भाई क्या कसूर है चिराग पासवान का, बताएं मुझे मुख्यमंत्री। आज चिराग पासवान के पीछे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हाथ धोकर बने, क्या कसूर है चिराग पासवान का? मेरा घर तुड़वाते हैं, मेरी पार्टी तुड़वाते हैं, मेरा कसूर तो बताएं क्या है? पहली बात तो वो अपनी ही सरकार पे सवाल उठा रहे हैं और ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसे बयान ऐसे समय पे क्यों आते हैं। कहीं ना कहीं उपेंद्र जी जब बाएं दाएं बगल झांकने लगे तो समझिए कि वो दल बदलने की तैयारी में है। ये उनका इतिहास रहा है। एनडीए में भी जब केंद्र में वो सरकार में थे, उस वक्त भी इसी तरीके के बयान उनके आने शुरू हो गए। मुख्यमंत्री जी से भी जब अलग उनको पहले भी होना था, तब भी इसी तरीके की बयानबाजी उनकी शुरू हो गई थी। क्या वो नहीं जानते भैया आप संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, आपका ये बयान देना सीधा आप ही की सरकार और आपके मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठाएगा। हम लोग तो बोलते ही, हम लोग तो विपक्ष के हैं भाई, हम तो बोलेंगे कि शराबबंदी विफल, और हम लोग सिर्फ कहने के लिए नहीं बोलते, हकीकत है बिहार में शराबबंदी जैसा विफल शायद ही और कोई कानून हुआ होगा। तस्कर खड़े कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। आप सीमावर्ती इलाकों में जाके देखिए, अगल बगल के क्षेत्र में जाके, यहाँ पे आयात होता है
अवैध शराब का निर्माण होने लगा है, अवैध शराब का, और जिसमें जहरीली शराब भी बनती है, और पंचायत तक ये शराब बनने लगी है। और भैया ये बताइए, शराब को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? मुख्यमंत्री जी ने। हर पंचायत में दुकानें खुलवाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, और यकायक उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उनको शराबबंदी कानून उनको लागू करना है, और उस कानून की आड़ में